हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सॉल्ट का सेकंड पार्ट है, एसिड बेसिस सॉल्ट का फोर्थ पार्ट है। ये वीडियो में हम ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक आखिरी वीडियो आएगी और एसिड बेसिस सॉल्ट पूरा खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा जिसको हम NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होगा। खैर, फैमिली ऑफ सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूं यहां NaCl और Na2SO4। या आज अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फैमिली ऑफ सॉल्ट की। ठीक है ना, इस वाले टॉपिक की। इसको समझिए, देखिए NaCl, Na2SO4, फिर मैं लिख देता हूं यहां Na2CO3 और NaHCO3। ठीक है, मैंने 4 सॉल्ट के नाम लिखे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चारों सॉल्ट में क्या चीज कॉमन है? सोडियम कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? सोडियम कॉमन है। तो ये जो चारों सॉल्ट होंगे, ये चारों सॉल्ट एक फैमिली में आएंगे और उस फैमिली का नाम होगा सोडियम फैमिली। फैमिली का नाम क्या होगा? सोडियम फैमिली। एक और एग्जांपल से समझो, मैंने यहां लिख लिया NaCl, MgCl2, CaCl2, CuCl2। 4 सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। इन चारों में कॉमन क्या है? क्लोरीन। तो ये चारों सॉल्ट किस फैमिली में आएंगे? क्लोरीन फैमिली में। ये 2 एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर 2 सॉल्ट आपको दिए हुए और उन दोनों में कोई एक आयन, या तो कैटायन कॉमन हो या फिर एनायन कॉमन हो, तो उस सॉल्ट को हम उस एनायन या कैटायन के नाम की फैमिली में इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहां पर कौन सा एनायन कॉमन था? Cl कॉमन था, तो मैंने इसको क्लोरीन फैमिली कह दिया। मतलब ये चारों सॉल्ट किस फैमिली में आए? क्लोरीन फैमिली में आए। ये सोडियम फैमिली में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर सोडियम कॉमन है। तो सॉल्ट विच हैव सेम कैटायन और सेम एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली। या लिख सकते हैं सॉल्ट्स which have same cation, कैटायन को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। बेसिक रेडिकल, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सेम कैटायन और सेम एनायन आर बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। समझ गए भाई फैमिली का कंसेप्ट? एनायन को क्या कहते हैं? एसिड रेडिकल। भाई जाहिर सी बात है, अगर कैटायन को मैं बेसिक रेडिकल कहूंगा तो एनायन को क्या कहूंगा? एसिड रेडिकल। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कैटायन जो होता है बेस से आता है। ये सोडियम क्लोराइड को देखो, ये कैटायन कहां से आया है? NaOH से आया है, इसलिए इसको मैंने कह दिया बेसिक रेडिकल। बेस से आया ना, ये बेस है। HCl से आया हाइड्रोजन, तो इसको क्लोरीन, तो इसको मैंने क्या कह दिया? एसिड रेडिकल। ठीक है, चलिए फैमिली ऑफ सॉल्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट की। तो देखो, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये सब सॉल्यूबल नहीं होते हैं, सारे के सारे सॉल्ट। कुछ सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, कुछ पार्शियली सॉल्यूबल होते हैं। सॉल्यूबल सॉल्ट्स, वो सॉल्ट हम उनको सॉल्यूबल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझो, जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूंगा आपको मैं। ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें 100 ml वाटर को मिला दिया, H2O। ठीक है ना, 100 ml H2O है। अब यहां पर, और जो बीकर है इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। समझना ध्यान से, मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं अभी। मान लो मैं यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पे 100 ml वाटर के अंदर 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम सॉल्ट मिक्स करूंगा। तो वो 1 ग्राम सॉल्ट अगर डिसॉल्व हो जाए इस टेम्परेचर पे,
अगर वो 1 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो जाए इस टेम्परेचर पे तो उस सॉल्ट को हम कहेंगे सॉल्यूबल सॉल्ट। अगर 0.1 ग्राम से लेकर 1 ग्राम के बीच की क्वांटिटी डिसॉल्व होगी तो उसको कहेंगे पार्शियल सॉल्यूबल सॉल्ट, पार्शियली सॉल्यूबल सॉल्ट। और अगर 0.1 ग्राम या उससे कम डिसॉल्व हो रहा हो तो उस सॉल्ट को कहेंगे इनसॉल्यूबल सॉल्ट। देखो ये डायग्राम बना लो, डायग्राम तो क्या है, एक छोटी सी चीज बनाई है एक्सप्लेन करने के लिए, और कंसेप्ट को लिख लो अच्छे से। इफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस देन दैट सॉल्ट इज नोन एज soluble salt, and if 0.1 to 1 gram salt can be dissolved in 100 ml of water in 25 degree Celsius, then that is partial soluble salt. And if 0.1 gram or less than 0.1 gram of salt is dissolved in 100 ml of water at 25 degree Celsius, then it is insoluble salt. तो ये चीज तो हो गई कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूबल है, कौन इनसॉल्यूबल है और कौन पार्शियली सॉल्यूबल है। अब यहां पर 4-5 पॉइंट जो आपको याद रखने, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सोडियम के, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्यूबल। के से क्या है पोटेशियम, Na से क्या है सोडियम। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो भी सॉल्ट होंगे सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होंगे वो सॉल्यूबल होंगे। दूसरी चीज याद रखनी है आपको, सॉल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, सिल्वर या फिर लेड एक्सेट्रा आर इनसॉल्यूबल, आर इनसॉल्यूबल। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मर्क्यूरी, सिल्वर और लेड के जो सॉल्ट होंगे वो इनसॉल्यूबल होंगे। और तीसरा पॉइंट है सम सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम आर इनसॉल्यूबल। एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, एंड सम ऑफ देम आर सॉल्यूबल। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम है इनके कुछ सॉल्ट इनसॉल्यूबल होंगे और कुछ सॉल्यूबल होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से सॉल्यूबल है कौन से इनसॉल्यूबल है। तो ये चीज भी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट की। पीएच ऑफ सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन यहां पर जो मैंने टॉपिक लिखा है ना वो पीएच ऑफ सॉल्ट नहीं लिखा, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्योंकि किसी सॉल्ट का तुम पीएच नहीं निकाल सकते जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना बना लो। तो आपको सबसे पहले किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, या तो पाउडर या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना सॉल्ट। तो उसका कैसे पीएच निकालोगे, उसको सॉल्यूशन बनाओगे। तो हम उस सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच की बात करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस से। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो पीएच आएगा सॉल्ट का वो होगा न्यूट्रल पीएच, मतलब वो 7 होगा। अगर वीक एसिड है साथ में वीक बेस है तो पीएच क्या होगा, अगेन न्यूट्रल। फिर हम देख लेते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ तो बताओ भाई क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा, मतलब लेस देन 7 से कम होगा। आखिरी कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच क्या होगा, मोर देन 7, मतलब बेसिक होगा। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है पीएच से रिलेटेड, सॉल्ट के पीएच से रिलेटेड। अब कैसे पता करोगे, बहुत आसान है। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मैं बता देता हूं यहां पर। जैसे NaOH होता है, जो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4OH वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड
वीक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वीक एसिड है। और क्या एग्जांपल है, H2SO4 भाई बहुत आसान, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर HCl तो बता दिया था, है ना। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है। ये कुछ एग्जांपल आप लोग याद रख लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। और एक और याद आया था मुझे थोड़ी देर पहले, अभी हाल ही में भूल गया यार, पता नहीं। खैर, इन सारे एग्जाम्पल को आप याद रखो, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिक, कौन सा वीक एसिड, क्या है क्या नहीं। हाँ, एक याद आ गया, ये रहा भैया, ये रहा KOH। याद रखना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये स्ट्रॉन्ग बेस 1 मिला तुम्हें, और ये स्ट्रॉन्ग बेस 2 मिला। बाकी देखो तो सारे वीक बेस हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना। तो बाकी तुम ऐसा अंदाजा लगा सकते हो जनरली, इसके अलावा, इन 2 के अलावा जितने भी बेसिस होंगे वो सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस होंगे, ठीक है। तो इससे आप पता लगा लोगे। अब जैसे मैंने यहां पर आपको दिया एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, तो Na पे तुम क्या जोड़ोगे, बेस से आया था तो NaOH, और Cl HCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है HCl और NaOH से बना है, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा सॉल्ट का, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहां पर देख लो। मान लो मैं यहां लिख लेता हूं CH3COONA, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, ये भी एक सॉल्ट है। तो अब देखो अगेन Na पे तो क्या आ जाएगा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, बताओ भाई। वीक एसिड है, यहां लिखा हुआ है CH3COH वीक एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा वो कैसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ना इसके अंदर, बेस वाला कंपोनेंट, तो ये बेसिक बनेगा सॉल्यूशन इसका पीएच होगा मोर देन 7। कई सारे एग्जांपल हैं ऐसे, कई सारे एग्जांपल आप लोग, और बता देता हूं मैं आपको। इजी टॉपिक है, देखो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। अब यहां पर देखो जो बेसिक रेडिकल होता है, जो कैटायन होता है, वो बेस से आया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो इसका बेस बनेगा वो क्या बनेगा, पेरेंट बेस क्या बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस। भाई वैलेंसी तो आपको पता होनी चाहिए ना, इसकी Zn+2 रहती है ना चार्ज, तो वो याद होगा आपको, 9th क्लास का पार्ट है वो। और ये Cl है तो यहां पर HCl आ जाएगा, ठीक है ना। अरे हम बैलेंस तो अभी कुछ कर नहीं रहे, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये सॉल्ट है, ZnCl2 सॉल्ट था, तो ये सॉल्ट इस बेस से और इस एसिड से बना है। अब ये जो बेस है ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या होगा, एसिडिक पीएच होगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है। एक और एग्जांपल देख लो, Na2SO4। Na2SO4 किस चीज से बना है, NaOH साथ में H2SO4। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो पीएच बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। एक आखिरी एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये NaOH, जहां सोडियम आ गया तो मतलब उसमें NaOH है, ठीक है। साथ में हमने क्या मिलाया, अब यह CO3, तो जब भी किसी सॉल्ट में CO3 या HCO3 आ जाए ना, तो जो सॉल्ट, जो एसिड रहेगा वो H2CO3 रहेगा। इस एसिड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड होता है, याद रखना इस बात को। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, उसका जो पीएच होगा बेसिक होगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन वाले, है ना। ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब बात हम करेंगे कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट।
तो कॉमन सॉल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में भी, बेसिक सी नॉलेज है आपको जो उन्होंने दे रखी है, बिल्कुल मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर वो आपको याद भी रखनी है और समझ लेना है कॉमन सॉल्ट के बारे में। कभी कुछ अगर आ जाए क्वेश्चन वगैरह तो देख लेना, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास उसमें। देखो कॉमन सॉल्ट के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो उसको हम नमक कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरेलू यूज़ में काम आता है, और उसका फॉर्मूला होता है NaCl, केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये सी वाटर से हमें मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। 95% तो सी वाटर से ही मिलता है। एक एग्जांपल और याद रखो, जो सेलाइन लेक होते हैं, सेलाइन इनलैंड लेक्स, वहां से भी काफी अच्छा खासा कॉमन सॉल्ट NaCl निकाला जाता है। एग्जांपल में ये एग्जांपल याद रखना, सांभर लेक है राजस्थान के अंदर, वहां से इंडिया में, सांभर लेक इन राजस्थान, वहां से इंडिया में मतलब NaCl को निकालते हैं काफी अच्छी मात्रा में, गुड सोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सोर्स होता है जो होता है बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट। अब ये क्या है, जो बहुत पुराने लेक्स होते हैं, बहुत पुराने तालाब होते हैं बड़े बड़े, वो जो पहले कभी भरे हुए थे, मतलब पहले सूखे नहीं थे, अब सूख चुके हैं, तो वो सेलाइन तो थे ही, उनके अंदर काफी सारा नमक डिसॉल्व था। जब वो सूख गए तो जो उनके आसपास के जो रॉक हैं और जो उसके अंदर के रॉक हैं, उनमें नमक पूरा जो सोडियम क्लोराइड होता है जम जाता है, मतलब उनकी चट्टानें पत्थर बन जाते हैं और वहां से निकाला जाता है, तो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो ये 3 मेन सोर्स होते हैं किसके, कॉमन सॉल्ट के। कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। इसके अलावा इनके यूज क्या होते हैं, तो यूजेस बड़े इंटरेस्टिंग है कॉमन सॉल्ट के। सबसे पहला यूज तो कुकिंग में काम आता है, ठीक है ना, सबसे पहला यूज कुकिंग में काम आता है, तो आप लिख सकते हो इन कुकिंग फूड। दूसरा यूज होता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। अब आप बोलोगे प्रिजर्वेटिव, भाई प्रिजर्वेटिव अचार वगैरह में प्रिजर्व करने के लिए हम बहुत सारा नमक यूज करते हैं, साथ में जो लेदर होता है, चमड़ा, उसको भी प्रिजर्व करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग से पहले, मतलब जब किसी भी हम जो लेदर गुड्स जो बनते हैं, तो वो जब लेदर आता है, कच्चा चमड़ा जो आता है, कच्चा लेदर आता है, उसमें खूब सारा नमक लगाया जाता है और उसको महीनों तक हम रख सकते हैं ऐसी की ऐसी, प्रोसेस करने से पहले। फिर जब बाद में प्रोसेस हो जाता है तो जैकेट्स, बूट्स वगैरह सब बन जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव में भी कॉमन सॉल्ट का काफी यूज है। तीसरा यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल of many useful compounds, for example NaOH, Na2CO3, CaOCl2, NaHCO3 एक्सेट्रा। मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं, ये तो आप सब मानते हो। इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उन रॉ मटेरियल में एक रॉ मटेरियल जो होता है वो NaCl भी होता है। तो रॉ मटेरियल ऑफ मैनी यूजफुल कंपाउंड, तो इन सब को जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सारे कंपाउंड्स की, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो NaCl होता है। ठीक है, तो ये चीज भी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे हम कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मतलब कास्टिक सोडा। तो मैं यहां लिख देता हूं NaOH, इसी को मैं कहता हूं, मैं क्या, पूरी दुनिया कहती है इसको कास्टिक सोडा, और इसका एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा जानता होगा ये बात, तो आप सब इस लेवल पर आ चुके हो, वो ये चीज जानते हो। ठीक है, अब इसको बनाने की प्रोसेस का नाम क्या है वो याद रखो। सबसे पहले इसको जो बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों ऐसा होता है ये भी हम देखेंगे। करता क्या है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है
और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। पर वो कैसे होता है, यहां पर देखो, ये ले लिया मैंने NaCl का सॉल्यूशन यहां पर, ठीक है। Na+Cl नेगेटिव अपने सॉल्यूशन में टूट जाते हैं जैसे ही उसको हम लेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। कैथोड जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने इनको कनेक्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट पास करा। करंट जैसे ही पास करेंगे तो अब यहां पर भी चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर भी चार्ज क्रिएट होगा। तो ये कैथोड जो है ये नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव आयन है इस नेगेटिव कैथोड के पास जाएगा। पॉजिटिव कौन है यहाँ, Na+, और ये जो Cl है ये एनोड के पास जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस को, माइनस प्लस को। तो ये जो Na है ये कैथोड के पास चले जाएगा। कैटायन कहते हैं इसको, तो C से कैटायन, C से कैथोड। इसको एनायन कहते हैं, तो A से एनायन, A से एनोड। इस तरह से भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब रिएक्शंस होंगी, यहां पर रिएक्शंस किस तरह होंगी। अच्छा एक चीज और, एक और इस बीकर के अंदर हम ऐड करेंगे एक और चीज जिसका नाम है Hg, ठीक है। वो क्यों करेंगे अब बताऊंगा मैं, मर्क्यूरी है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन जो मैं लिखता हूं यहां पर, एट एनोड, एनोड के अंदर की रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने बताया आपको एनोड में क्या जाएगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव लिख दिया यहां। अब एनोड में क्यों जाता है वो, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है एनोड के अंदर, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको वो डोनेट कर देगा। तो यहां 2 हम लिखेंगे क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये Cl2 गैस बनी, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एनोड को दे डाले अपने, और यहां पर Cl2 गैस बनी, क्लोरीन गैस, क्लोरीन बोलते हैं ना इसको, ठीक है। क्लोरीन, तो प्रोसेस में क्लोरीन बना था इसलिए क्लोर कहा गया, ठीक है ना। अब अल्कली क्यों कहा गया वो भी बता देते हैं, यहीं से समझ लो ना। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH क्या है, अल्कली। अल्कली का क्या होता है मतलब, अल्कली मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अल्कली है ना, तो ये क्लोरीन भी बनी है यहां पर और साथ में अल्कली भी बनी। तो एनोड की रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूं मैं कैथोड की रिएक्शन की। एट कैथोड मैंने बताया था कैथोड पे कैटायन जाएगा, कैटायन यानी Na+, और कैथोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तभी तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और क्या बनाएगा, Na, सोडियम एटम बन गया। अब ये जो सोडियम एटम है ये इस Hg के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो इस Hg के साथ रिएक्ट करके यहां पर NaHg बना लेगा। इस तरह से लिखा जाता है NaHg को। Hg का मतलब क्या है भाई, मर्क्यूरी। तो इस चीज का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम। याद रखना है इस चीज को बहुत ध्यान से। जब कभी मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ मिल जाता है तो उस मेटल के नाम के आगे अमलगम लग जाता है। मतलब अगर सोडियम ना हो के एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम अमलगम, बबलगम नहीं है वो अमलगम है ना, उसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो समझ रहे हो Hg का क्या रोल है। सर एक्चुअल में आप ये भी तो कह सकते हो कि डायरेक्ट बन जाता, डायरेक्ट नहीं बन सकता था क्योंकि Na अगर डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट ज्यादा निकलेगी। तो हो सकता है ये बीकर ही बेचारा ब्लास्ट हो जाए जिस फर्नेस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम Hg को डाल देते हैं। तो पहले NaHg रिएक्ट करते हैं, सोडियम अमलगम बनता है, और ये सोडियम अमलगम जो रहता है, ये सोडियम अमलगम जो रहता है NaHg बाद में उस वाटर से रिएक्ट करता है जो बीकर के अंदर है। हमने तो सॉल्यूशन लिया था ना, और उस वाटर से रिएक्ट करके ये NaHg क्या बनाता है, NaOH प्लस में H2 गैस बाहर। तो देखो आप लोग 3 चीजें बनती हैं, NaOH बना, क्लोरीन बना, तो क्लोर अल्कली बोला, एक और बाय प्रोडक्ट बनता है H2 गैस। समझ में आ गई बात। ये प्रोसेस कितनी आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमने इस बीकर में रिएक्शन करी तो एनोड कैथोड की रिएक्शन हो गई। Hg का कंसेप्ट आपने समझ लिया है ना। अब इन सबको अगर सम अप कर दिया जाए तो एक नेट रिएक्शन निकल के आती है। वो नेट रिएक्शन में यहां लिख देता हूं और उसको आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। नेट रिएक्शन क्या करा हमने, NaCl लिया,
है ना, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन पानी के अंदर, बिल्कुल पानी भी था ना, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। और यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम Hg को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अब तुम ये भी बोलोगे सर यहां से Hg कहां गया, तो बता देता हूं Hg वापस से बीकर के अंदर ही रह गया। हमारा जो प्रोडक्ट था वो देखो H2 गैस बाहर निकल गई, Cl2 गैस बाहर निकल गई, हमने उसको अलग से ले लिया, कलेक्ट कर लिया। NaOH था वो निकल गया, हमने उसको ले लिया। Hg अलग ही बैठ गया अपना, क्योंकि Hg तो मेटल है ना। आपने मर्क्यूरी देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो वो जो थर्मामीटर आता है जिसको डॉक्टर लोग आपके अपने मुंह के अंदर रखते हैं बुखार नापने के लिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक आता है और एक थर्मामीटर वाला आता है मर्क्यूरी वाला। तो जो पारा होता है जिसको हम कहते हैं ऊपर नीचे होता है, वो एक्चुअल में मर्क्यूरी ही होता है। तो NaCl H2O हमने, ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है, याद रखना इस चीज को, ये भी चीज समझाना मैं तुम्हें बताना भूल गया था। ये ब्राइन सॉल्यूशन है। NaCl का सॉल्यूशन एक्चुअल में हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है क्या, 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना। एंड 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl से ही हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। तो अगर एग्जाम में अगर आ जाए कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए NaCl लिया जाता है कितना परसेंट, तो लिख देंगे 20% लिया जाता है, ठीक है। तो NaCl को H2O से लिया तो क्या बना यहां पर, NaOH प्लस में H2 गैस बाहर प्लस में Cl2 गैस बाहर। आई होप आप लोग ये रिएक्शन को याद रखेंगे, है ना। बिल्कुल भाई, रखना ही है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक। तो ये होती है आपकी क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसमें देखो 3 चीज निकलती हैं, 1 2 और ये 3, और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो मेरा मेन प्रोडक्ट क्या था, NaOH था, साथ में ये दो जो चीजें निकली है ना, 2 चीजें, इनका भी यूज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो हर चीज का यूज होता है। तो अब इन दोनों चीजों का, तीनों चीजों का क्या यूज होता है वो अभी हाल हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का क्या यूज होता है। तो फ्यूल की तरह यूज होता है एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन का मैं पहला यूज ऐसे लिख देता हूं, पहला यूज है एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। रॉकेट्स में यूज किया जाता है इसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली बर्न होता है रॉकेट के अंदर। कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता। जिस तरह अगर मान लो पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं आप लोग कारों में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें निकलती हैं, वेस्ट, स्मोक वगैरह। यहाँ पर वो चीज नहीं निकलती। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट निकलता भी है, बाय प्रोडक्ट, वो एस्ट्रोनॉट्स के काम में आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो H2O निकलता है, तो वो H2O स्टीम के फॉर्म में निकलता है, तो उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में कंडेंसेशन करके उसी को पानी में तब्दील करके वो पीने के काम में यूज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है रॉकेट्स के लिए। सेकेंड यूज होगा इसका फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 अमोनिया। ये अमोनिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन फर्टिलाइजर्स के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है H2 के साथ, तो रिएक्शन में वो आपको अमोनिया दे देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज हुआ, ठीक है ना। और आपको अगर बैलेंस करनी है तो ये आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोरीन का यूज, तो सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है इसको। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो क्लोरीनेशन करने से खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सेकंड यूज अगर आप देखेंगे PVC, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। जो PVC के पाइप आते हैं आपके, किसान के, फ्लेक्सी टफ के, देखते होगा आप घर पे लगे रहते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, है ना, इनके लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। Cl2 की बात कर रहे हैं अपन। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में आप लिख सकते हो फॉर पेस्टिसाइड्स, मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा मैंने तो समझ जाना है, 4 यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें तो तुम्हें बुक्स में भी मिल जाएंगी, पढ़ लो, याद कर लो इनको, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, उसका भी यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। NaOH, तो NaOH का सबसे पहला यूज होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा फॉर डीग्रीजिंग, टर्म को याद रखना, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल शीट्स एंड रॉड्स। डीग्रीजिंग का मतलब क्या होता है? एक तो ग्रीस करना, आप अपने गाड़ी के पार्ट्स में ग्रीस लगाते हैं, है ना, लुब्रिकेंसी के लिए, ताकि वो थोड़े से लुब्रिकेंट हो जाएं। डीग्रीजिंग, उनको निकालना, उनको वॉश करना, उसका काम होता है NaOH का। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर मेटल शीट्स होती हैं, उनके अंदर डर्ट, ऑयल जो भी लगा हुआ रहता है, ग्रीस लगा रहता है पुराना वगैरह, उसको ये साफ करने में काम आता है NaOH, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत काम आता है कौन? NaOH। और एक आखिरी यूज आप देख लीजिए, इन फाइबर इंडस्ट्री में, इन फाइबर कॉमा लगा के पेपर इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, केमिकल्स को बनाने के अंदर, प्रोडक्ट को बनाने के अंदर। तो ये सारे यूजेस आपको याद रखने हैं इन सब चीज़ों के। चलिए, ये चीज़ हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका एक और नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका एक और नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम। तो यहां इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और क्लोराइड ऑफ लाइम। इसकी प्रोसेस बहुत आसान है बनाने के लिए। स्लेक्ड लाइम, देखो एक बात याद रखो तुम लोग, जितने भी टर्म्स आ रही हैं अभी, मतलब जो नाम आ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनके जो कॉमन नेम है, ये सब याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में वो इन्हीं नामों से पूछ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको शायद पता चलेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, बहुत अब तो आते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन कि आपसे कोई डायरेक्ट ऐसा पूछ ले कि भाई व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। नहीं, वो बिल्कुल बीच में से इन बिटवीन द लाइंस कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। आपको वो याद तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये मत करना कि याद ही ना करूं। उसको याद करोगे तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो खैर अभी तो फिलहाल इस चीज को कंप्लीट करते हैं। क्या करा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, इसको ले लिया जाता है और इसकी रिएक्शन करा दी जाती है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन गैस पास कर दी जाती है, क्लोरीन गैस इसके अंदर पास करी जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो क्या मिल जाता है? CaOCl2, साथ में वाटर बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही बात? कितनी आसान रिएक्शन है ये। हमें क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो तुम्हें क्या क्या चीजें याद करनी है। सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर जिस प्लांट में ये बनता है उस प्लांट का नाम होता है हेसन क्लेवर प्लांट, ये याद रखना है। एक तो रिएक्शन तो याद रखनी है, हेसन क्लेवर्स प्लांट, ठीक है ना। इस प्लांट में ये बनता है। जिस मैकेनिज्म से बनता है उस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। हालांकि मैं सच कह रहा हूं आपको, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीजें, पर आप नॉलेज के लिए याद रखो काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म। बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ते हैं ना। स्लेग लाइम की Cl2 के साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको मिल गया। ठीक, अब एक चीज, अब कुछ चीजें याद रखो। हेसन क्लेवर प्लांट बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म पे बेस ये बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखने की चीज ये है कि जब ये बन जाता है तो इसमें कुछ अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ स्लेग्ड लाइम मिला हुआ रहता है। मतलब जब मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं और मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिल चुका है तो उस ब्लीचिंग पाउडर में कुछ ना कुछ अमाउंट इसका भी रहेगा। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसीलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो ऐसी रहती है कि जब हम इसको पानी में मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, तो ब्लीचिंग पाउडर तो डिसॉल्व हो जाता है लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता, अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो ये आप चीज याद रखेंगे। और इसकी कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज के साथ साथ। इसका कलर क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको, मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो कलर होता है इसका होता है येलोइश वाइट कलर। येलोइश वाइट कलर होता है किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज सॉल्यूबल, यस इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, बट द unreacted slaked lime does not dissolve। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तीसरी चीज आपको देखनी है एक्सपोजर इन एयर। ले देखा, अगर इसको आप किसी कंटेनर में पैक ना करके खुला छोड़ दो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, तो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा। CaOCl2 किससे रिएक्ट करेगा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर ये किससे सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा? CO2 से। और जैसे ही CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब मैं अगर ये एटमॉस्फेयर से आई है, कहां से आई है? CO2। भाई एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, सबको पता है। तो अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, CaOCl2 को, तो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और Cl2 गैस उड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अगर एसिड के साथ, विथ एसिड, तो याद रखना हमेशा, मैं भी एक रिएक्शन आपको एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं। HCl के साथ मैंने रिएक्शन कराई इसकी, चलो HCl से ना करा के H2SO4 से करा देते हैं। H2SO4 से करा दी तो सबसे पहली चीज आपको जो मिलेगी वो रहेगा H2O और साथ में Cl2 गैस बाहर आएगी। अब बचता क्या है भैया? देखो H2O निकल गया, H2O, Cl2 गैस निकल गई, अब बचा क्या? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रही बात? मतलब जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से करना है हमारे को, है ना। तो एक और एग्जांपल अभी बता दूंगा। तो वो सॉल्ट बनाएगा H2 और साथ में Cl2 गैस निकलेगी बाहर, ये याद रखना हमेशा। तो एसिड के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, CaOCl2 प्लस में HCl ले लेते हैं। तो अगेन H2O बाहर निकला, साथ में Cl2 गैस निकली। अब बचता क्या है देख लो, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीन चीजें जो मैंने बताई, 4-5 चीजें याद करनी है। एक आखिरी चीज और देख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराएं। अभी हमने एसिड से करा दी थी, फिर CO2 के साथ, तो मैं CaOCl2 की रिएक्शन किससे कराऊं? पानी के साथ। तो एक चीज मैंने बताई थी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन वो पार्शियली सॉल्युबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अनरिएक्टेड स्लेक्ड लाइम, जो उसके पास थोड़ा बहुत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पार्टिकल्स हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते, तो इसको हम पार्शियली सॉल्युबल कहेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो चीज निकलने वाली है वो CaCl2, याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पानी भी निकलना है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी।
तो ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो CaCl2 H2O और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। मैं फिर रिमाइंड कर देता हूं, देखो एसिड से अगर रिएक्ट कराओगे और CO2 से रिएक्ट कराओगे तो Cl2 गैस तो बाहर निकलनी है, और अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। H2O तो आप लोग लगा ही दोगे, है ना। CO2 से जब रिएक्ट कर रही है तो H2O नहीं लगाना है, बस। अब एक आखिरी चीज बची है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूजेस की, यूजेस ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है, तो क्या होता है भाई, ब्लीचिंग, यूज लिख रहा हूं मैं, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये पहला यूज हो गया, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अगला यूज एस एन डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। जब बहुत तेज बारिश होती है या फिर कहीं फ्लड वगैरह आ जाता है, नाले भर जाते हैं, मतलब सड़कों पे पानी आ जाता है ना, तो उसके बाद जब बारिश खत्म होती है तो इसको सड़कों पे छिड़का जाता है ना, नालियों के पास छिड़का जाता है, ड्रेनेज के पास छिड़का जाता है। तो क्या करता है ये, डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड का काम करता है, ताकि कोई बड़ी बीमारी ना फैल जाए। उस बीमारी को, मतलब जैसे अब बारिश हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है मच्छर भी होंगे और भी कोई कीड़े होंगे, वो काटेंगे तो लोग बीमार होंगे, तो इसको यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। और आप अगर देखेंगे इसका एक और यूज है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हो गया, भाई कॉटन फाइबर लिख सकते हो आप, पेपर इंडस्ट्री में वगैरह जो भी है, एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी होता है पीने का, उसको स्टेरिलाइज करना, उसको प्योर करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी अगर यूज़ हो तो मुझे बताना इसके। ऐसे तो बहुत सारे यूज़ हैं यार, आप अगर देखोगे पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ सीखोगे। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी वीडियो आने वाली है, उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ के चैप्टर को एंड करेंगे। तो ठीक है, बहुत जल्दी आएगी दूसरी वीडियो भी। हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूं बना के, या मोस्ट प्रोबेबली कल 1 जून को आ जाएगी। थैंक यू, बाय।